तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आ जाओ, कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट थर्ड चैप्टर है आपका क्लास 12th का। अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर से करीबन क्वेश्चंस हमारे 6 से 8 नंबर, कभी कभी 10 नंबर के भी क्वेश्चंस हमको देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो हमको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, जो कि ये चैप्टर अच्छा है, पढ़ने लायक है, मजेदार चैप्टर है। तो उसको हम शुरू करते हैं यहाँ। ठीक है, एज इट इज बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, पढ़ने में आनंद भी आएगा। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट की एक डेफिनेशन कहा गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन तुम्हारा क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन दिया हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, तब लिखने में मजा भी आएगा हमको। ठीक, आ जाओ। तो इसमें कहा गया है कि द फोर्सेज एंड फैक्टर्स, फोर्सेज एंड फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस विद विच the businessman businessman has to deal with to achieve its objective। ठीक है, अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या हो गया कि वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स जो कि एक बिजनेसमैन को उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए मदद करे, उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए उसकी मदद करे, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है भैया, अब इसको समझने का एक बेस है, जो कि हम बेसिक चीजों से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, और रुको रुको रुको, तभी मजा आएगा। अब देखो। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में किसी भी चीज को समझने का एक बेसिक मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, अब उसको कैसे समझते हैं हम, आओ देखते हैं। देखो, जब भी तुम किसी बिजनेस की बात करते हो, किसकी बात करते हो? किसी भी बिजनेस की बात करते हो, किसी भी बिजनेस की बात करते हो, तो बिजनेस में ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस में इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्वायरमेंट काम कैसे करता है? अब इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि एक तरह से तुम्हारा क्या है, ये फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है जो तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करता है तुमको उस बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स तक, यानी उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वहां तक पहुंचने तक तुम्हारी हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? अब इन्हीं सारे फैक्टर्स के लिए हम बात करते जाएंगे कि इन्हीं सारे फैक्टर्स पे हमको काम करना है, और इन्हीं सारे फैक्टर्स से पूरे के पूरे बिजनेस की जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक नीड है, वो सब कुछ इसी के तहत हम पूरा का पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी बेसिक ऐसी चीजें जो कि एक बिजनेस को हेल्प करती हैं उसके गोल तक पहुंचने के लिए। कहां तक पहुंचने के लिए? उसके गोल तक पहुंचने के लिए जो हमको इन्वायरमेंट में हेल्प करती है, उसी को हम कहते हैं क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बात तो समझ में आई? समझ में आई तो बोलो अच्छा। ठीक, अब अगला पॉइंट, इसी में एक पॉइंट है जिसको कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट, उसका दूसरा नाम भी इन्वायरमेंट स्कैनिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है, कहीं भी आप बिजनेस चालू करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस बिजनेस को जहां आप स्टार्ट कर रहे होंगे, वहां के इन्वायरमेंट को सबसे जरूरी है देखना कि भैया वहां पे मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि किसी नुक्कड़ की दुकान पे, किसी गली की दुकान, किसी गली में के रास्ते पे कोई नुक्कड़ है अगर, तो वहां पे तुमको ये देखना होगा अगर कोई दुकान खोल रहे हो, कोई शॉप खोल रहे हो, तो क्या वो वहां पे चलेगा? तो ये बेसिक इन्वायरमेंट फैक्टर्स पे काम करता है कि हाँ वो इन्वायरमेंट्स उस पार्टिकुलर बिजनेस के लिए फेवरेबल है भी कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं गली के चौराहे पे अगर जाऊं और चौराहे पे मान लो कि ऑब्वियसली पहले ही से 5 दुकानें जनरल स्टोर्स की हैं, पहले ही से कोई जनरल शॉप, जनरल स्टोर, ग्रोसरी शॉप्स
पहले ही से कोई खुला हुआ है वहां पे। तो अगर मैं एंटर करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है वहां के मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा। अच्छा, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा तो अब तुम कैसे स्टैंड आउट करोगे, सबसे जरूरी है। तो इसके लिए इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी है कि मार्केट में कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा मतलब कि वो पार्टिकुलर फेवरेबल है कि नहीं हमारे बिजनेस के लिए। अगर हम खोलेंगे तो वहां चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस पूरे मार्केट को समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके फीचर्स दिया हुआ है ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कितने? ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बिजनेस सारा का सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम करता है, चाहे सोशल फैक्टर रहा हो, चाहे सोशल फैक्टर रहा हो, चाहे आपका पॉलिटिकल फैक्टर रहा हो, चाहे आपका पॉलिटिकल फैक्टर रहा हो, चाहे आपका पॉलिटिकल फैक्टर रहा हो, चाहे आपका लीगल फैक्टर रहा हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रहा हो, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रहा हो, बात समझ में आ रही है, चाहे आपका इकोनॉमिकल रहा हो। ठीक है। ये सारा का सारा जो फैक्टर है ये बाहरी चीजों पे डिपेंड करता है, इंटरनली कुछ नहीं है। इंटरनली एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है भाई? इंटरनली वो कैपिटल लगा सकता है, वो वर्कफोर्स ले आ सकता है, ठीक है, वर्कफोर्स ले आ सकता है। इसके अलावा उसके पास क्या ही है? अब उसको क्या करना होगा? इन सारी चीजों को स्कैन करना होगा कि हाँ ये सारी चीजें उस बिजनेस के मुताबिक हैं कि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, चलो ठीक है, मेरा मन किया कि हम लीकर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीकर बनाएंगे, दारू जिसको कहा जाता है, दारू, ताकि तुमको दिमाग चलेगा। तुम लोग का दारू का नाम सुनते ही दिमाग टन टन करने लगता है तुम लोगों का, हम जानते हैं ना कॉमर्स वालों को बहुत अच्छे से। तो दारू की तुमको फैक्ट्री डालनी। अच्छा चलो ठीक है, अब दारू की तुमको फैक्ट्री डालनी तो क्या करोगे? घर में दुकान खोल दोगे, यार घर में दारू बनाएंगे हम। घर में तो आप दारू नहीं बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको लाइसेंस देखना होगा, लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद से आपको परमिशंस लेनी होंगी, आपको एक फैक्ट्री सेटअप करना होगा। ठीक है। तो लीकर बनाने के लिए यानी दारू को तैयार करने के लिए हमको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को चेकआउट करना होगा, मार्केट में देखना होगा कि हाँ क्या हम इसके लायक हैं भी कि नहीं है। घर में बनाओगे, पता चला चौथे दिन रेड पड़ जाएगी पुलिस की, अरे यार आ जाए तुम घर में बना के बेच रहे हो। ठीक, हमारे यहाँ कहावत है, भोजपुरी में कहावत है, मेरा जो गांव है, एक गांव पड़ता है, तो यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर एक जगह पड़ती है, बहुत अच्छी जगह है। गांव का नाम है रनौपुर। ठीक है, रनौपुर। ठीक है। तो यहाँ पे कच्ची शराब मिलती है। क्या मिलती है? जिसको कहते हैं स्केल लिकर। ठीक है, स्केल लिकर मिलती है यहाँ पे। तो जब भी जो यहाँ के लोग हैं जो स्केल लिकर पीते हैं, तो एक कहावत बड़ी फेमस है हमारे यहाँ कि 10 रुपया का झीली, रनौपुर मिली, रात भर हिली। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि 10 रुपए का पैकेट कहाँ मिलेगा? रनौपुर मिलेगा, और रात भर आपको हिला देगा। तो भाई ऑब्वियस बात है, अब तो जनरली नहीं बिकता है। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय बिका करता था। तो क्या हुआ? पुलिस ने रेड की, पुलिस बहुत ज़्यादा उस पर मतलब कि इलीगल जो दारू नहीं बेच सकते हैं आप, इसके लिए आपको परमिशन चाहिए। तो वो सबका सब फैक्टर किस पे काम करेगा? इन्वायरमेंट पे काम करेगा। विदाउट इन्वायरमेंट आपको चेक किए हुए आप इन सारी चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो सारे के सारे मामले एक्सटर्नल फैक्टर्स के। ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं। अब स्पेसिफिक का मतलब यह है कि कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो एक स्पेसिफिक तुम्हारे बिजनेस पे, पार्टिकुलरली एक स्पेसिफिक बिजनेस पे ही अफेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्पेसिफिक बिजनेस पे ही अफेक्ट करेंगे। ठीक है। जनरल फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? जनरल फोर्सेस का मतलब हो गया कि इसका इंपैक्ट जो है, इसका जो इंपैक्ट है सभी बिजनेसेस, ऑल बिजनेसेस पे पड़ेगा, ऑल बिजनेसेस पे पड़ेगा। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम तुमको दे देते हैं। चलो ठीक है, कोरोना का एग्जांपल लेते हैं हम। अब कोरोना के समय ये क्या था? ये एक जनरल इंपैक्ट था, जनरल चीज हुई थी।
जनरल फोर्स था, ये जनरल फोर्स था। अब इसमें सारे बिजनेसेस, जितने सारे बिजनेसेस थे सब पे इंपैक्ट डाला, जितने सारे बिजनेसेस थे सब पे इंपैक्ट डाला ना। बट लेकिन स्पेसिफिकली किस पे नहीं अंतर आया, किस पे कोई अंतर नहीं आया? मेडिसिन पे, दूसरा फूड्स पे। अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। खाना आपको जनरल स्टोर खुल ही रहे थे, भले ही ऑफलाइन ऑनलाइन बेचा जा रहा हो, बट जनरल स्टोर्स की दुकान तो खुली हुई थी, मेडिसिन की दुकानें खुली हुई थी, हॉस्पिटल्स वगैरह खुले हुए थे। बाकी इनके अलावा जो जनरल बिजनेस थे उन पे सब पे इंपैक्ट पड़ा था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जो एक स्पेसिफिक बिजनेस पे लोड करेंगे, उस पार्टिकुलर बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ने कहा कि लीकर पे हम 25% की जीएसटी इंक्रीज कर रहे हैं, 25% की जीएसटी हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब तुरंत क्या हो जाएगा? सिर्फ लीकर का जो दाम है यानी दारू का दाम है वो बढ़ जाएगा। मेडिसिन पे उन्होंने कहा कि हम 5% की जीएसटी लागू कर रहे हैं, तो किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? सिर्फ मेडिसिन पे पड़ेगा। जनरल फोर्सेस, सभी बिजनेसेस पे हम 5% की जीएसटी इंक्रीज कर रहे हैं, तभी पड़ गया। तो जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस किसी पार्टिकुलर बिजनेस पे डिपेंडेंसी आती। अनसर्टेनिटी, इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, मतलब कि अनसर्टेन का मतलब क्या हो गया? कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, अचानक से कोरोना आया और सारे बिजनेसेस को डुबा दिया। अब ये क्या था? ये अनसर्टेन था ना, अनसर्टेन था ना, पता नहीं था कि ये होना है, पता नहीं, अनसर्टेनिटी हुई बिजनेस में, अचानक से अनसर्टेनिटी आ गई। कोई नेचुरल कैलिमिटी हो गई, कोई नेचुरल कैलिमिटी हो गई, नेचुरल कैलिमिटी हो गई, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, नेचुरल कैलिमिटी हो गई, भूकंप आ गया, काम खत्म आपका। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? दूसरा, अगर डेवलपमेंट में आप आ गए, किस में आ गए? डेवलपमेंट में आ गए, आप डेवलपमेंट सिनेरियो में आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिनेरियो में आपका प्रोसेस आ गया, तब क्या हो जाएगा? तब भी आप पे इंपैक्ट पड़ेगा। आपकी एरिया जो हो वो एरिया एसईजी में आ गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ गई, तब भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, ठीक है। कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, अचानक से किसी पॉलिसी में डिफरेंस आ गया, पॉलिसी में बदलाव आ गए, ठीक है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी हो गई, लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो गया, कोई लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो गया, लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो गया, ये भी चेंज कर दिया आपने। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ये भी अनसर्टेन है। जैसे अभी क्या था कि अभी लोग मोस्टली, हम लोग कार्स वगैरह जो यूज कर रहे थे वो डीजल यूज कर रहे थे, डीजल से आप पेट्रोल पे गए, पेट्रोल से अब आप किस पे चले आए हैं? ईवी पे चले आए हैं। कॉमर्शियल गाड़ियां ही तो सिर्फ डीजल पे हैं, कॉमर्शियल गाड़ियां ही तो सिर्फ डीजल पे हैं, ठीक है। बाकी जो नॉन कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उन पर पेट्रोल है। अब ये पेट्रोल किधर की तरफ जा रहा है? ईवी की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? ईवी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अनसर्टेन है, बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी रहती है। इंटर रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ संबंध रहेगा। अगर एक तरफ कहीं डॉट में कोई चेंज आएगा, पॉइंट ए में चेंज आएगा, पॉइंट ए में चेंज आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट बी में भी चेंज आना है, पॉइंट बी में भी चेंज आएगा, पॉइंट बी में भी चेंज आएगा। इंटर रिलेटेड है, एक फ्रेमवर्क बदलेगा, दूसरा फ्रेमवर्क उस पर काम करने लगता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जैसे देखो, मैं कहता हूं, अभी मान लो कि अभी गवर्नमेंट ने किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की जीएसटी पे इंक्रीज कर दिया। पहले 10% जीएसटी दी जाती थी, अब उस पर क्या कह दिया गया कि भैया हम 18% जीएसटी लेंगे। मान लो कोई प्रोडक्ट एक्स है, कोई प्रोडक्ट एक्स है, ये प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए के हिसाब से मिलता था, जिसमें 10% जीएसटी थी, तो वो कितने का मिलता था? 110 रुपए का। अब जैसे ही 18% हुआ, जैसे ही 18% हुआ, अब ये 100 रुपए का सामान 18% के हिसाब से कितना हो गया? 18% के हिसाब से 118 रुपए हो गए, यानी 8 रुपए का बदलाव हुआ। अब क्या होगा? प्रोडक्ट की वैल्यूएशन चेंज हो गई, प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ी,
कॉस्टिंग बढ़ेगी। अब कॉस्टिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ेगी तो प्रोडक्ट का एमआरपी भी बढ़ेगा। प्रोडक्ट का एमआरपी भी बढ़ेगा तो लोगों का कंजम्पशन हैबिट भी चेंज होगा। कंजम्पशन हैबिट भी चेंज होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मैगी ने किया, ठीक है, मैगी ने किया। पहले ये 10 रुपए की बेचते थे, बच्चा 10 रुपए लेके जाता था मार्केट में कि सर भैया हमको मैगी का पैकेट दे दीजिए, मैगी का पैकेट लेके आता था। अब ये हो गई 14 रुपए की। अब बच्चा तो भाई 10 ही रुपए लेके गया, उसको तो घर से 10 ही रुपए मिल रहा है ना मैगी खाने के लिए। तब वो क्या करेगा, मैगी नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, ईपी खाएगा, ईपी खाएगा। तो ये इंटर रिलेटेड है, एक फैक्टर चेंज होगा उसका इंपैक्ट दूसरे फैक्टर पे पड़ना ही पड़ना है। डायनामिक है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना। क्या होना, फ्लेक्सिबल होना, फ्लेक्सिबल होना, फ्लेक्सिबल होना। ठीक है, अगर आप इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हुए, इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने खुद को चेंज नहीं किया, इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज नहीं किया, आपका बिजनेस तुरंत ठप हो जाएगा। कोरोना का एग्जांपल लो, कोरोना का एग्जांपल लो, कितने बिजनेसेस डूब गए, कितने बिजनेसेस डूब गए। मेरा एक फ्रेंड था जिसने कोरोना से पहले वो हल्दीराम का उसने क्या लिया था, हल्दीराम का उसने डीलरशिप ली थी। ठीक है, अब हल्दीराम का उसने डीलरशिप ली हुई थी, वो बड़ा वाला जो 20 वाला जो नमकीन का पैकेट नहीं आता है वो वाला उसने डीलरशिप लिया हुआ था। अब कोरोना के समय क्या हो गया कि इसका मार्केट डाउन हो गया। अब भाई उसने तो पैसा लगाया था मार्केट में, भाई वो जाके घूम घूम के अपना हल्दीराम का बेचता था और अच्छा खासा उसका चल भी रहा था और अच्छा खासा उसको डीलरशिप भी मिली हुई थी। अब क्या हो गया, अब जैसे ही कोरोना आया, अब क्या हो गया, उसका पैसा रुक गया मार्केट में, उसका पैसा डंप हो गया। मार्केट में पैसा क्या हो गया, डंप हो गया उसका, मार्केट में पैसा उसका डंप हो गया, पैसा मिला ही नहीं उसको। अगर वो चेंज किया होता, उसके पास कैपिटल ज़्यादा रहा होता तो वो हो सकता था कि अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकता था, बट उसके पास था ही नहीं तो वो क्या करता। आखिर में उसको अपने बिजनेस में लॉस हुआ और उसको बिजनेस अपना बंद करना पड़ा। ठीक है, तो डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं किसका, नोकिया, ब्लैकबेरी, माइक्रोमैक्स। नोकिया ने कहा कि भैया माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा इसमें क्या है कि बाकी सारे जो प्लेयर्स थे यानी सैमसंग थे, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ओप्पो, वीवो, हुआवे, जितनी भी कंपनियां, बाकी जितनी भी एंड्रॉयड कंपनियां में आप नाम सुने होंगे, वो कंपनियां चली। और बाकी जो जो मीडियोकर कंपनियां थी यानी ओप्पो, वीवो, ये सब कंपनियां माइक्रोमैक्स के लिए या नोकिया के लिए या ब्लैकबेरी के लिए प्रोडक्ट तैयार किया करते थे। मतलब कि उनके बीच में जो चिप लगा करती थी वो चाइना से ये सप्लाई किया करते थे। अब ये खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग बना के ये खुद ही अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं। क्यों, कारण क्या है कि भाई जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया उसमें नोकिया ने कहा कि भैया हम एंड्रॉयड की तरफ नहीं जाएंगे, हम एंड्रॉयड की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपना आईओएस सिस्टम तैयार करेंगे। और नोकिया का था कि हम एप्पल बनने की कोशिश कर रहे थे ये। ठीक है, यही काम ब्लैकबेरी भी कर रहा था, यही काम ब्लैकबेरी भी कर रहा था। तो नोकिया, क्योंकि एप्पल जो था शुरुआत से ही वो अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था, तो उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि एक तरफ उसका खुद का सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही एप्पल का भी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे एंड्रॉयड हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नोकिया और ब्लैकबेरी सोच रहे थे कि हम अपना खुद ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे, जिसकी वजह से हम मार्केट में अपना अच्छा खासा पकड़ थी उनकी, तो उनको लग रहा था कि हमको कोई गिरा नहीं पाएगा। बट हुआ ऐसा नहीं, मार्केट तुरंत स्विच किया, तुरंत लोग एंड्रॉयड की तरफ चले गए। अब क्या हुआ कि नोकिया, ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स, माइक्रोसॉफ्ट ये चेंज नहीं कर पाए अपने को। इसकी वजह से क्या हुआ, इनको लॉस हुआ और अपने बिजनेसेस को बंद करना पड़ गया। ब्लैकबेरी देखिए है, कंपनियां हैं ब्लैकबेरी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती है, बट अब उस लेवल पे काम नहीं कर रही जिस लेवल पे आज से 20 साल 30 साल पहले काम किया करती थी। नोकिया भी उसके साथ वैसा ही हुआ। माइक्रोमैक्स ने तो भाई चलो ठीक है, माइक्रोमैक्स को तो तुम भाई एग्जाम्पल दोगे तो माइक्रोमैक्स अच्छा पैसा कमाया था, ऐसा नहीं था कि नहीं कमाया था, ये कंपनी बंद थोड़ी नहीं हुई थी, बट इनके पास खुद की R&D नहीं थी, R&D नहीं थी।
ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खुद का प्रोग्राम जो इंडिया में होना चाहिए था वो था ही नहीं, ठीक है, जो कि ओप्पो, वीवो और ये जो कंपनियां हैं इनकी जो फादर कंपनी है वो सेम है, ओप्पो की, वीवो की फादर कंपनियां सेम है, तो ये इनके पास खुद की R&D है, ये भाई ये रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं। माइक्रोमैक्स क्या करता था, वो बाहर से सामान लाता था, बस इंडिया में डंप करता था, तो रिसर्च तो थी नहीं इनकी, इसकी वजह से ये डूब गए। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब पार्टिकुलर एक ही डिमांड पे काम करता है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी बताइए, चलिए ठीक है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अब रिलेटिविटी क्या होती है मुझे आप बताइएगा, ठीक है। अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ए बिजनेस। इंपॉर्टेंस क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ए बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हमेशा एक कहावत कही जाती है कि जो पहले आगे जाएगा वही सबसे आगे आएगा, ठीक है, जो पहले आगे जाएगा वो सबसे पहले आगे आएगा। बिजनेस में यही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जिसने बिजनेस में सबसे पहले मूव किया उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जियो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जियो। जियो के आने से, मतलब अगर हम पोस्ट जियो की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोस्ट जियो की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, पोस्ट जियो की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कई सारी कंपनियां थी, आइडिया, हच, गच, अरे मतलब सॉरी हच, यूनिनार एंड बहुत सारी कंपनियां थी, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया कि पोस्ट जियो के पहले एयरटेल भी था आपका, ठीक है, एयरटेल भी था, एयरटेल था, BSNL था, MTNL था, BSNL था, MTNL था, ठीक है। ये पोस्ट जियो के पहले थी भाई। उस समय डेटा बहुत महंगा हुआ करता था, अब हम लोग रिचार्ज कराते थे तो हम लोग को भैया 100 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था 1 महीने के लिए, ठीक है। कॉलिंग टू कॉलिंग बात हुआ करती थी। अब जो मिलेनियल्स होंगे उनसे आप पूछेंगे, जो 90s के बच्चे होंगे उनसे आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे, आपके बड़े भैया जो भी होंगे घर में उनसे पूछिएगा कि पोस्ट जियो में क्या कैसी हालत हुआ करती थी, ठीक है। यूनिनार टू यूनिनार में 15 रुपए का सिम, 15 रुपए का रिचार्ज कराने पे पूरा एक दिन फ्री मिलता, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों के लिए आनंद था उस समय कि 15 रुपए का रिचार्ज किया, दिन भर बतियाया, फिर अगले दिन फिर 15 रुपए का रिचार्ज हुआ। तो अब देखो तो उसके हिसाब से तो अभी तो बहुत सही है। अब जियो ने क्या किया कि मार्केट को एनालाइज किया, मार्केट को एनालाइज किया, मार्केट को एनालाइज किया। अब इसने देखा कि भैया ऐसा है, एनालिसिस मार्केट का किया कि मार्केट में गैप है हमारा, किसका, इंटरनेट का, मार्केट में इंटरनेट का गैप है। और जियो की वजह से इंटरनेट बूम हुआ इंडिया में, इंटरनेट बूम हो गया इंडिया में जियो की वजह से। अब इंटरनेट फ्री हो चुका था, पूरे 1 साल इंटरनेट फ्री रहा, पूरे 1 साल इंटरनेट फ्री रहा, पूरे 1 साल इंटरनेट को फ्री कर दिया गया था। अब क्या हो गया कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको मिल गया, इसने मार्केट को पूरी तरीके से खा गया, ये पूरी तरीके से मार्केट को खा गया। इंटरनेट इतना सस्ता हो गया कि अब हर पॉकेट में एक एंड्रॉयड फोन दिख रहा था, हर पॉकेट में एक कैमरे वाला फोन दिख रहा था, हर पॉकेट में एक फ्री सिम दिख रहा था जियो का, और जिसकी वजह से जियो की कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो गई। ये अचानक से ही मार्केट के सबसे बिग प्लेयर कहलाने लगे, बिग प्लेयर कहलाने लगे, ठीक है। रिलायंस भी उस समय था, रिलायंस भी उस समय था मगर जियो के नाम से नहीं था, ठीक है। तो ये बिग प्लेयर कहलाने लगे। टेलीकॉम कम्युनिकेशन को इसने पूरी तरीके से तोड़ दिया, अब मार्केट पे पूरा पूरा कैप्चर है, अब मार्केट पे इनको कोई गिरा ही नहीं सकता, ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि, ठीक, बात समझ में आई। अगला आता है फर्म आइडेंटिफाइड द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अच्छा, इन्वायरमेंट को स्कैन करने से, जब भी इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाता है तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, मतलब कि जो थ्रेट होता है कंपनी के लिए उसको वो पहले ही जान जाते हैं, जो थ्रेट होता है, और जो थ्रेट होता है इसको पहले ही ये इन्वायरमेंट स्कैन कर लेते हैं। क्या करते हैं, जब स्कैनिंग करते हैं अपनी इन्वायरमेंट की तो इनको पता चल जाता है कि हाँ भाई मार्केट की स्थिति क्या है और हम कैसे जा रहे हैं, थ्रेट को स्कैन कर लेना। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो डीजल कंपनियां, पेट्रोल बनाने वाली जो कार है, डीजल और पेट्रोल बनाने वाली कार है, अब वो सीधे की सीधे किसकी तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक कारों की तरफ जा रही है, ईवीज की तरफ जा रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैगुआर। आप जाइए जैगुआर का साइन देखिए, पूरा का पूरा जैगुआर ने पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया है अपने को, पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया है। ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को चेक कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में
आने वाले समय में ईवीज का ही जमाना है, ईवी पे ही पूरा का पूरा काम होना है, मल्टी लेवल पे ईवीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे काम हो रहा है। अब इनको पता है कि अगर हम इस पार्टिकुलर बेस के हिसाब से चलने लगे, जो एंगर है, जो क्योंकि जगुआर का जब भी आप देखेंगे तो एक चीता जगुआर है, उस पर इसका साइन बना हुआ है, वो जो एंगर दिखाता है, वो जो मैस्कुलिनिटी दिखाता है कि हाँ भाई चलाने वाला एक मर्द आदमी चला रहा है, इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल दिया कि हम भाई ईवी की तरफ जा रहे हैं। ईवी में वो एंगर नहीं दिखा पाएंगे, वो मैस्कुलिनिटी नहीं दिखा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैस्कुलिनिटी को शो नहीं करना और एक सटल आर्ट की तरह इसको क्रिएट करना कि भैया हम भी ईवी बनाएंगे, अब पूरी तरीके से हम ईवी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या शो करता है? अर्ली वार्निंग थ्रेट्स को शो करना कि भाई हमने भले मार्केट को स्कैन कर लिया, वो जान रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अचानक से अपने सारे प्रोडक्शन रोक के अपने इंस्टाग्राम से पुराने सारे पोस्ट को हटा के वो सीधे क्यों उसका साइन क्यों ईवी की तरफ चला जाएगा? क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो जान रही है कंपनियां ना, स्कैन कर रही है एनवायरमेंट, वो जान रही है कि आने वाले समय में ईवीज का ही जमाना है, तो हमें ईवी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अर्ली थ्रेट और वार्निंग सिग्नल्स को चेक करना, हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज, हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट को चेक करने से हमको फायदा होता है कि हम रिसोर्सेज को जल्दी से जल्दी गेन कर पाते हैं, हम रिसोर्सेज को जल्दी से जल्दी क्या कर पाते हैं? रिसोर्सेज को गेन कर पाते हैं, रिसोर्सेज को गेन कर पाते हैं। अगर आपने इन्वायरमेंट स्कैन कर लिया, आपको पता है कि हाँ अब नया मार्केट, न्यू मार्केट कोई खुलने वाला है, न्यू मार्केट कोई खुलने वाला है, ठीक है, न्यू मार्केट कोई खुलने वाला है, नया मार्केट अनाउंस होगा हमारी इकोनॉमी में। तो देखो कि जो जितनी भी कंपनियां हैं उस मार्केट में क्या करती हैं? पैसा लगा देती हैं, उस मार्केट की तरफ क्या हो जाती हैं? तुरंत शिफ्ट कर जाती हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज को वहीं से टैप करना चालू कर देती हैं, खोजना चालू कर देती हैं, ठीक है। अब क्या आ गया? अब आ गया तुम्हारा क्या? अब आ गया तुम्हारा फास्ट कॉमर्स। फास्ट कॉमर्स आ गया है, क्या आ गया है? फास्ट कॉमर्स आ गया, यानी 10 मिनट डिलीवरी आ गई ना, 10 मिनट डिलीवरी आ गई, 10 मिनट डिलीवरी आ गई। अब जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ऐप को या नई नई वेबसाइट्स, नई नई शॉपिंग के तरीके जो है 10 मिनट डिलीवरी में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो रिलायंस रहा हो, चाहे वो रिलायंस रहा हो, चाहे वो अडानी ग्रुप्स रहा हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप रहा हो, वो जान रहे हैं कि मार्केट में अगर स्कैन किया, उनको पता चल गया कि भाई ये मार्केट में नई चीज आ गई है, तो उसके हिसाब से वो अपने रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं, उसके हिसाब से रिसोर्सेज की टैपिंग करते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? एनवायरमेंट स्कैन करने से हमको रिसोर्सेज के बारे में बहुत जल्दी पता चल जाता है। अगला क्या दिया हुआ? अडॉप्ट, ठीक है, एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंज, ठीक है, एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंज। रैपिड चेंज होने की वजह से, इन्वायरमेंट के बदलाव होने की वजह से हम क्या करते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम अपने बिजनेस को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को पहले ही से स्कैन किया हुआ है, तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। कारण है इसके पीछे, एडजस्ट करना और अडॉप्ट करना, ये कारण है। मार्केट के चेंज के हिसाब से तुमने एडजस्ट और अडॉप्ट नहीं किया, तुम मार्केट में गिर जाओगे। मैंने अभी तुमको एग्जांपल दिया था किसका? नोकिया का। नोकिया ने एडजस्ट नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया। किसको अडॉप्ट नहीं किया? एंड्रॉयड सिस्टम्स को अडॉप्ट नहीं किया, एंड्रॉयड सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। इसकी वजह से नोकिया क्या हुआ? फेल हुआ मार्केट में, नोकिया फेल हुआ मार्केट में। वैसे ही ब्लैकबेरी के साथ भी हुआ था, वैसे ही ब्लैकबेरी के साथ हुआ था, माइक्रोमैक्स के साथ भी यही हुआ। माइक्रोमैक्स ने क्या किया? टैप नहीं किया, ठीक है, अपनी R&D नहीं ले आए, अपनी R&D को यहां पे डेवलप किया ही नहीं, इसकी वजह से इनको दिक्कतें होने लगी, ठीक है। तो मार्केट में अडॉप्ट करना और एडजस्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगला क्या दिया हुआ है? असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इन्वायरमेंट के बारे में जब आपको आइडिया हो जाता है तो उसके हिसाब से आप क्या करते हैं? आप उसके हिसाब से अपने पॉलिसीज में चेंज ले आते हैं, अपने पॉलिसीज को आप बदलते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जैगुआर का, जैगुआर का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पूरी की पूरी कंपनी ही शिफ्ट कर गई है किसकी तरफ? ईवी की तरफ शिफ्ट कर गई है। पूरा का पूरा कंपनी कहाँ चला गया? ईवी की तरफ चला गया। आज आप जाके देखिए इंस्टाग्राम उसका चेक करिए, देखिए पुराने सारे पोस्ट जैगुआर के हटे हुए हैं। उन्होंने अपना साइन भी बदल दिया है, उन्होंने अपना साइन भी बदल दिया, एक सटल, एक छोटा साइन उन्होंने तैयार करके दिया हुआ है।
तो भाई प्लानिंग करेंगे, आप इन्वायरमेंट चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इन्वायरमेंट में हमको कैसे डील करना है। अगला आता है तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। इसकी वजह से आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी बदल रही होगी, कोई टेक्नोलॉजी बदल रही होगी, टेक्नोलॉजी को तुरंत आपने अपनी कंपनी में क्या किया, अपग्रेड किया। अब जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है, आपकी परफॉर्मेंस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मार्केट में चेंज आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी बदलेगी, उसके हिसाब से तुमको अपग्रेड होना पड़ेगा। अपग्रेड करोगे तो ऑब्वियस बात है तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज तो होगी ही। डायमेंशंस दिए हुए हैं, सोशल इन्वायरमेंट का डायमेंशन देख लीजिए, सोशल इन्वायरमेंट का डायमेंशन देख लीजिए। अब सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के कुछ इंपैक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। एक तो सोशल इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंक्रीज होती है। एज अ बिजनेस आपका काम क्या है, एज अ बिजनेस आपका काम है कि अपने एम्प्लॉयज का, अपने एम्प्लॉय का और प्लस आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करिए। कस्टमर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करिए। भाई काम तो आपका यही है ना कि आप अपने एम्प्लॉयज के, अपने कस्टमर्स की लाइफ को अच्छा बनाइए। अब कुछ भी गांव गेवड़ा नहीं ना खिला देंगे पिला देंगे लोगों को, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस फॉर अ वुमेन, सबसे जरूरी है कि भैया हमको ये भी देखना है कि हमारी कंपनी की इज्जत ना जाए, तो हमको क्या करना है, इक्वलिटी क्रिएट करके रखना है इन्वायरमेंट में। औरत मर्द सबको एक बराबर जैसे देखना है, सबको एक जैसी सैलरी देनी है। डेथ एंड बर्थ रेट देखना है कि कहीं आपकी कंपनी की वजह से हमारी मोर्टिलिटी रेट पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। मतलब कि अगर आप बहुत ज्यादा दिल्ली में चले जाइए, स्मॉग हो रहा है, भले ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बट एज अ कंपनी आपका तो फोकस है ना कि आप गंदगी ना फैलाएं जिसकी वजह से डेथ का सिचुएशन ना बने आपकी कंपनी में, ठीक है। कोई अगर लेडी काम कर रही है, कोई प्रेग्नेंट औरत काम कर रही है तो उसके ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, ये सब भी चेक करना है। प्लस पॉपुलेशन का भी इंपैक्ट आपको देखना है। अब इसमें आप पॉपुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि एज अ कंपनी आप पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आप अपने एजेंडा हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, उसको इस तरीके से डिजाइन करिए कि ताकि लोगों तक एक बात पहुंच सके पॉपुलेशन को रिलेटेड लेके। एजुकेशन रेट्स पे आपको ध्यान देना है कि इकोनॉमी में एजुकेशन रेट कैसा है, ठीक है। जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे उतना ही ज्यादा डिसिप्लिन होगा, मैनरिज्म होगा, उतना ही ज्यादा मैनर्स होंगे। मैनर्स होंगे ना। अब देखो जनरली कहने का मतलब क्या हो गया कि एक सटल एजुकेशन आपको एक सटल डिसिप्लिन दे के चला जाता है। आपके अंदर कैसे बात करने की एक जो आदत है, कैसे आप लोगों से बात करते हैं। जनरली एक अनएजुकेटेड पर्सन से आप बात करिए, मैं कोई डिमीन नहीं कर रहा हूं किसी अनएजुकेटेड पर्सन को कि हाँ उसकी स्थिति परिस्थिति कैसी रही हो, वो कैसा इन्वायरमेंट में रहा हो, मैं उसको डिमीन नहीं कर रहा हूं। मैं डिमीन उन लोगों को कर रहा हूं कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं भी पढ़ने के लिए, बट तब भी वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बच्चा जानबूझ के अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को खो देगा। एक तो एजुकेशन आपकी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी को बदल देता है, आपकी सोचने की क्षमता को बदल देता है, आप कैसे किसी चीज को डील करते हैं, डिसीजन मेकिंग उसको बदलता है। आप एग्जाम देने जाते हैं, कैसे चीजों को टैकल करते हैं, उन सारी चीजों पे आपको एजुकेशन हेल्प करता है। तो एजुकेशन रेट कैसा है, अगर एजुकेशन रेट ज्यादा है, इकोनॉमी में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो क्राइम कम होगा, डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। औरत और मर्द के बीच का जो डिफिनेशन है, जो डिफरेंस है वो बदलेगा। लड़कियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। कंजम्पशन हैबिट कैसी है, लोगों का कंजम्पशन कैसा है। अगर लोग ज्यादा गुटखा पान खाते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1000 कंपनियां पान गुटखा तैयार करेंगी। अगर हम निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसका, निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनियां निकोटीन ही तो बना के बेचेंगी इन्वायरमेंट में। इतनी सारी कंपनियां हैं, सब खारी बने, बोलो जुबा केसरी, बड़े बड़े लोग जुबा केसरी बोल रहे हैं, क्या मतलब है ये। एज अ इन्फ्लुएंसर आप इतने लोगों तक पहुंचे हुए हैं और आप जुआ केसरी कर रहे हैं, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है भाई। हम लोग तो उतने बड़े नहीं हैं, बट कहने का मतलब क्या हो गया कि आप जुआ केसरी, लोगों को बोलो जुआ केसरी। अरे क्या बोलो जुआ केसरी, बच्चों को गुटखा खिलाना सिखा रहे हैं आप, बच्चे पिक्चर देख रहे हैं आप है?
बच्चा बोलेगा जुबा केसरी, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। भाई सबकॉन्शियसली वो उसके दिमाग में है जुबा केसरी। एक 7 साल 7 में पढ़ने वाला बच्चा, एक 7th में पढ़ने वाला बच्चा, एक 8th में पढ़ने वाला बच्चा जब उस पार्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को देखता है कि बोलो जुबा केसरी, आप घर में भी देखे होंगे कि जब भी वो ऐड आता होगा तो बच्चे जुबा केसरी बोलने लगते हैं। बच्चा बड़ा होगा, कभी ना कभी उसके दिमाग में रहेगा कि ये जुबा केसरी कैसा लगता है, टेस्ट करके देखा जाए, पैकेट फाड़ लेगा, बस काम खत्म। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कंजम्पशन हैबिट कैसी है इकोनॉमी में, वो भी डिफाइन करता है कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना है, ठीक है। और वैसा कंजम्पशन नहीं होगा तो नहीं बनेगा मार्केट में। भाई जैसा कंजम्पशन होगा वैसा बनेगा, जैसा कंजम्पशन नहीं होगा नहीं बनेगा। अगर किसी मार्केट में कोई कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो वैसे ही प्रोडक्ट बिकेंगे आपको। वैसे मैंने आपको बोल दिया, पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट, ठीक। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा है इकोनॉमी में, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा है। अगर भाई दोनों ही कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर्स भी लोगों के लिए काम कर रही होंगी, पब्लिक सेक्टर्स भी लोगों के लिए काम कर रही होंगी, तो वेल एंड गुड है ना, कंपनी तो अच्छा काम करेगी ही काम करेगी, ठीक है। हमारा क्या होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारा जीएनपी बढ़ेगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा कैसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है। अगर हम बाहर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होंगे तो ऑब्वियस बात है, अच्छी बात है, हम बाहर माल ज्यादा भेज रहे हैं तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। जैसे चाइना का देखिए, चाइना को देखो, चाइना क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है ना। भाई चाइना का माल हर जगह जा रहा है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूएस हो गया, हर जगह जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंसी अपॉन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है ये भी डिफाइन करता है, ठीक। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी की सप्लाई कैसी है इकोनॉमी में। अगर सप्लाई बहुत अच्छी है, सप्लाई बहुत अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस ज्यादा होंगे इन्वायरमेंट में, बिजनेस ज्यादा होंगे तो अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगी। इंटरनेशनल डेब्ट कैसा है भाई, सरकार के ऊपर दबाव कितना है, इंटरनेशनल डेब्ट कितना है हमारे ऊपर। जितना ज्यादा डेब्ट होगा उतना ही ज्यादा मनी सप्लाई कम होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे आपको ध्यान देना है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देख लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। वो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि वो पार्टी जो हमारे सेंटर में है, वो पार्टी हमारे जो सेंटर में है, क्या वो बिजनेस को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या वो उस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो उस बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जब तुम्हारी सरकार थी, किसकी, कांग्रेस की सरकार थी, तो रिलायंस, कांग्रेस की सरकार थी तो रिलायंस को देखे होगे, रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप थे सबको बंद कर दिया गया था। रिलायंस का पेट्रोल पंप कहीं दिखता था, नहीं दिखता, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिसी है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपका इकोनॉमिकली, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि क्या आप सिर्फ कैपिटल की तरफ जाएंगे, क्या आप सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट तैयार करेंगे कि सिर्फ मार्केट में बेचा जाए, कि आप सोशल होंगे, आप लोगों की मदद भी करेंगे, कि क्या आप मिक्स्ड भी है, क्या आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं और महंगे सामान भी बेच रहे हैं। भाई एज ए इंडियन हम तो मिक्स की तरफ ही तो काम करते हैं ना, एज ए इंडियन हम तो मिक्स इकोनॉमी की तरफ ही काम कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो कंट्री है इकोनॉमिक बेस पे, वो तो मिक्स इकोनॉमी को ही डिफाइन करता है कि महंगा सामान भी मिलेगा और सस्ता सामान भी मिलेगा, ठीक है। प्रोफाइल ऑफ ए पॉलिटिकल लीडर कैसा है भाई, लीडर कैसा है आपका, लीडर क्या आपका ये कहता है कि आप बिजनेस बनाइए या कहता है कि नौकरी करिए, नौकरी करिए, दूसरे के अंडर में नौकरी करिए। अगर ये बिजनेस को सपोर्ट करता है तो वेल एंड गुड है, बट ये भी डिफाइन करना है क्या लीडर की पॉलिसी हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप अपने बिजनेस को करिए, दूसरी तरफ आप पॉलिसी ऐसी तैयार कर दीजिए कि बिजनेस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं दुबई का, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं किसका, दुबई का एग्जाम्पल लीजिए। दुबई के एग्जाम्पल को आप समझेंगे तो आपके दिमाग में बात जाएगी कि दुबई इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी वहां पे टैक्स नहीं लगता है। दुबई इज टैक्स फ्री। दुबई क्या है, दुबई टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, ठीक है। कारण है इसके पीछे,
दुबई को टैक्स फ्री करने का कारण इसलिए हुआ कि इनके पास रिसोर्स के नाम पे सिर्फ पेट्रोल है, मतलब कि ऑयल है। ये ऑयल आज नहीं कल तो खत्म होना ही है, डिप्लीट हो जाएगा ये। अब ये डिप्लीट होगा तो दुबई के पास बचेगा ही क्या। अब इन्होंने सोचा कि भैया एक और तरीका हो सकता है कि हम टूरिज्म ले आए, टूरिस्ट ले आए हम अपने यहां लोगों को। एक और तरीका हो सकता था, वो है बिजनेस, मतलब कि बाहर के लोगों को बिजनेस कराइए यहां पे। अब किसी को भी बिजनेस किसी भी कंट्री में कराना होगा तो उसको क्या कर दीजिए, टैक्स फ्री कर दीजिए, टैक्स फ्री कर दीजिए। ठीक, अब इसके दो फायदे हैं। एक तो कोई भी बिजनेस अगर दुबई में कर रहा होगा तो उसको टैक्स देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। तो जब टैक्स नहीं देना है तो आपका बिजनेस चलेगा, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही इकोनॉमी अगर डूब गई दुबई की तो सारे बिजनेसेस फेल हो जाएंगे, बिजनेस फेल हो जाएगा, आपको कोई भी रिस्पॉन्सिव सिस्टम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दूसरे देश में काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी बदलेगी, आप पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ वहां के लोगों की बात सुनी जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने बता दिया, ये सब कुछ हो गया। लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, लीगल पॉलिसी कैसी है आपके, क्या किसी बिजनेस को करते समय लीगैलिटी आती है सामने, लीगल पॉलिसी कैसी है, उस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या लीगैलिटी लेनी पड़ती है, क्या आपको लाइसेंस लेना है, क्या आपको लाइसेंस लेना है, क्या आपको परमिशंस लेनी है, क्या आपको परमिशंस लेनी होगी, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरा, लॉज कैसे हैं भाई उस कंट्री के, लॉज कैसे हैं। दूसरा, स्टैट्यूटरी वार्निंग, निकोटीन वगैरह जो होते हैं जैसे सिगरेट के डिब्बे पे हो गए, सुर्ती हो गया, जर्दा हो गया, उस पर देखोगे तो स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होती है, टोबैको काउज कैंसर, ठीक है, अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये सब क्या है, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप। तो लीगैलिटी के बेसिस पे क्या लीगल प्रोसेस है उस बिजनेस को करना। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, हमारी कंट्री के आईटी सेक्टर कैसी है भाई, उस कंट्री की आईटी सेक्टर कैसी होगी, ठीक है, कंप्यूटर बेस पे आप काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर का एडवांसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकली कितने ज्यादा आप अपग्रेडेड हैं इस पे भी डिपेंड करता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अगला पॉइंट है, इसमें 3 बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक चीजें हैं, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन में क्या कहा गया था, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रीडम, मूवमेंट फ्रीडम था। कहने का मतलब क्या, एक देश से दूसरे देश तक ले जाना बहुत आसान हो चुका था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको कोई समस्या नहीं आ रही थी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइस, प्राइस को फिक्स करने में कोई समस्या नहीं थी, आप जो चाहे किसी प्राइस पे आप रख सकते थे। बट ऐसा नहीं कुछ भी रख दिए, अब 50 रुपए का सामान पे 500 रुपए तो नहीं ले सकते हो ना, 50 रुपए का सामान पे 500 रुपए तो नहीं ले सकते हो, ये 5000 ले लोगे, नहीं। फिक्सिंग ऑफ ए प्राइस का मतलब ये हो गया कि जो रीजनेबल प्राइस था वो आपको रखना था, जो रीजनेबल प्राइस था, जो रीजनेबल प्रॉफिट है वो आपको रखना है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ ए लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू मार्केट, एबोलिशन ऑफ ए लाइसेंस, लाइसेंस को हटा दिया गया था, कुछ के लिए लाइसेंस जरूरी थे, कुछ के लिए पब्लिक सेक्टर्स में ही रखा गया था, जैसे लीकर, बम, हथियार, ये सब बनाने के लिए आपको या तो पब्लिक होना पड़ता था, यानी पब्लिक सेक्टर्स में होना पड़ता था, या तो फिर आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी। केमिकल हो गया, ये सब के लिए। प्राइवेटाइजेशन में आइए, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर्स को बेच देना, किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को। सेटिंग अप ऑफ अ बिफर, बिफर का मतलब बताइएगा मुझे, ठीक है, बिफर का फुल फॉर्म बताइएगा, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन, बिफर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ ए गवर्नमेंट, डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक को कहां दे दिया, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया कि भैया तुम ही संभालो, मेरे बस का नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स उतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। वो आप इंडियन इकोनॉमी का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसके बारे में बताया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है, यानी लिबरलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, लिबरल हो गई थी गवर्नमेंट। फेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बताइए फेरा क्या होता है। फॉरेन, फॉरेन होगा कि फ्रीडम होगा,
ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं, रिलेटिविटी, बिफर और फेरा। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी ले आना, और एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे एबॉलिशन करना। ठीक है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ अपने सामान को सिर्फ वहीं पे बेचा करती थी, वैसा ही पॉलिसी चला 1991 तक। 1991 में तुम्हारा जब ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड बैंक ने तुमको पैसा दिया तो उसने कहा कि भाई अपने मार्केट को खोल दीजिए आप। जब मार्केट को खोला तो $7 बिलियन का उन्होंने लोन दिया हुआ था, मार्केट खोला अपनी इकोनॉमी को यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। वहां से मार्केट खुला तो बाहर के सामान इंटरनली घुस चुके थे। बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक कैच है। यूएस ने कहा कि हम अपना सामान आपके यहाँ इंडिया में देंगे, यूएस ने कहा कि हम आपका सामान आपको इंडिया में देंगे। ठीक है, बट आप अपना सामान यूएस में नहीं बेच सकते। तो जब भी आप इंडियन सामान यूएस में जाएंगे तो आपको 100% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, 100% टैक्स आपको देना पड़ता है, ये कैच है यहाँ। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट आप यूएस में बेच रहे होंगे तो आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक ठीक, उसके बाद से हम आता है तुम्हारा इंपैक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट पॉलिसी। इंपैक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट पॉलिसी, पहला तो उन्होंने क्या हुआ कि हमारा क्या इंक्रीज कर दिया, कंपटीशन को इंक्रीज कर दिया, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हुआ। जैसे ही बाहर के मार्केट की इन्वायरमेंट में कंपनी घुसने लगी, देखो अब कैसे इंक्रीज हो गया। अब जैसे मान लो कि कोई एक्स प्रोडक्ट है, मान लो कि मैं एक बात करता हूं, सिंपल एक साबुन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, सोप की बात करता हूं। ठीक है, सोप की बात कर रहा था, ये कोई इंडियन कंपनी बना रही थी। कौन बना रही थी? कोई इंडियन कंपनी बना रही थी। ठीक है, कोई इंडियन कंपनी बना रही थी 1991 में। ठीक है, 1991 में कोई एक इंडियन कंपनी सोप डिजाइन कर रही थी और वही सोप बना रही थी। अब जैसे ही मार्केट खुला 1991 में, अब कम से कम 1000 कंपनियां इंटर की। अब सोप के हमारे पास कितने हो गए, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मिल गए, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मिल गए। अब हमारे पास ऑप्शंस हो गए थे सोप्स के कि भैया हम ये भी लगा सकते हैं, हम वो भी लगा सकते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं, हम वो भी लगा सकते हैं। तो मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से प्राइस रिगिंग होने लगी, प्राइस में कमी आई, और उसके बाद से ऑब्वियस बात है कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा सही हो गया था। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भी प्रोडक्ट आपके पास है, क्या है, प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा होगा। जब इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट ज्यादा होगा यानी एक ऑप्शंस ज्यादा होंगे आपके पास, ऑप्शंस ज्यादा होंगे तो कस्टमर भी डिमांड करेगा, कस्टमर भी डिमांड करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, तुम घर से निकलते हो, मान लो कि अपने घर से यहां से निकले, इस पूरे रास्ते तुम चले जाते हो, चले जाते हो, तुमको मौसी के यहां जाना है, तुम पूरे रास्ते चले जाते हो, पूरे रास्ते चले जाते हो। इस रास्ते में कोई एक मार्केट पड़ता है, इस मार्केट में एक कोई दुकान है, यही दुकान है, इसी दुकान पे अब मौसी के बच्चे हैं, वो तुमसे कहते हैं कि आइएगा भैया तो हमको ना टॉफी लेके आइए, ठीक है, या चॉकलेट लेके आइएगा। तुम यहां से गए, पूरे मार्केट के बीच में एक ही दुकान है और यहां पे सिर्फ एक ही किटकैट मिल रही। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम सिर्फ यही किटकैट ही तो लोगे। बट अगर यहीं पे कई सारी दुकानें होती, कई सारी दुकानें होती, कई सारी दुकानें होती, अब तुम्हारे पास किटकैट भी है, अब तुम्हारे पास 5 स्टार भी है, अब तुम्हारे पास डेयरी मिल्क भी है, डेयरी मिल्क भी है। तो भाई कस्टमर का डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलो, कस्टमर का डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक, अगला आता है रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रैपिड चेंज आने लगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रैपिड चेंज आने लगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रैपिड चेंज आने लगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रैपिड चेंज आने लगा। फोन्स का देख लो, देखते हो फोन्स, 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, बाइक्स हो गई। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही हैं चीजें, बहुत तेजी से हो रही हैं।
हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? बाइक अगर हम बात करें 1991 2000 के पहले की, अगर हम बाइक की बात करें 2010 के पहले की भी बात करो, तो एक सिंपल सी सिंगल सिलेंडर या डबल सिलेंडर की 2-4 बाइकें हुआ करती थी, गिनी चुनी बाइक थी ना, राजदूत थी, बुलेट थी और जावा थी, यही 3 बाइक थी। बट जैसे ही मार्केट खुला 1000 कंपनियां आ गई, BMW आ गई, ट्रायम्फ आ गई, रॉयल एनफील्ड आ गई, बजाज आ गई, हीरो आ गई, होंडा आ गई, सुजुकी आ गई, यामाहा आ गई, बेनेली आ गई, KTM आ गई, तो 1000 कंपनियां इंक्लूड हो गई तुम्हारी। तो टेक्नोलॉजिकली सब इंप्रूव थी। अगला क्या था? नेसेसरी फॉर चेंज, नेसेसिटी फॉर चेंज। गवर्नमेंट के इस पॉलिसी की वजह से चेंजेस बहुत तरीके से होने लगे, चेंजेस तुम्हारे बहुत तरीके से होने लगे, ठीक है, चेंजेस बहुत तरीके से होने लगे। देख लो मार्केट का तुम कंजम्पशन रेट देख लो, लोगों का कंजम्पशन रेट ज्यादा है, लोगों का कंजम्पशन रेट ज्यादा है, चेंज हो गया। पहले का जो इन्वायरमेंट था, पहले का जो इन्वायरमेंट था और अभी के इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ऑनलाइन हो गई हैं चीजें, ऑनलाइन हो गई हैं चीजें, पहले ऑफलाइन जाना होता था, आप जाके ले आते थे, अब चीजें ऑनलाइन आपको मिल जा रही हैं। 10 मिनट डिलीवरीज हो गई, 10 मिनट डिलीवरीज हो गई, 10 मिनट में आपके घर सामान पहुंच जाएगा। ब्लिंकिट, जेप्टो, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 10 मिनट डिलीवरीज हो गई। तो इन्वायरमेंट में मॉल सिस्टम्स आ गए, मॉल सिस्टम्स आ गए, बड़ी बड़ी दुकानें खुलने लगी, तो ये सब बातें यहां पे आने लगी। अगला, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, डेवलपिंग रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे डेवलप होने लगे। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलप होने का मतलब क्या हो गया? अब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जगह, जहां पे हम लेबरों का इस्तेमाल कर रहे थे किसी काम को करने के लिए, अब वहां पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। और इन टेक्नोलॉजियों को चलाने के लिए हम अपने लेबरों को क्या कर रहे थे? ट्रेन कर रहे थे। हम अपने लेबरों को ट्रेन कर रहे थे, यानी हमने अपने लेबरों को स्किल तैयार कर दिया, स्किलफुल बना दिया कि भैया चलो ठीक है, तुम ऐसे काम करोगे, किसी कंपनी में ये काम करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी होगी। किसी पार्टिकुलर बिजनेस को चलाना है तो तुमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कोई ऑब्वियस बात है, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो तुमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो तुम्हारा क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होने लगा। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आने की वजह से मार्केट में लोगों को एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि प्रोडक्ट मार्केट में बिकते कैसे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को लॉस होने लगा। ऑब्वियस बात है, प्राइवेट प्लेयर्स जब भी इंटर होते हैं तो पब्लिक सेक्टर की लग जाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल हम BSNL बता रहे हैं। गवर्नमेंट का फायदा है ना, गवर्नमेंट का फायदा है इसमें। BSNL का डाउन होना गवर्नमेंट के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, गवर्नमेंट का फायदा ही है। गवर्नमेंट सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देगी, लोगों को नौकरी देगी, लोग वैसे ही नहीं काम करेंगे। देखो हमारी जो बात करते हैं, अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे में पब्लिक सेक्टर्स का डूबने का जो मेन कारण है वो 2 कारण है। एक तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन इतना ज्यादा रहा, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, जो हमारे पीछे जो नौकरी कर रहे थे, इन्होंने पूरे के पूरे उस जो कल्चर था सोसाइटी का, जो सरकारी नौकरी का जो कल्चर रहा कि अरे खाली काम करेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, उसकी वजह से सिनेरियो चेंज हो गया। भाई जब आप काम ही नहीं करेंगे तो इफिशियंसी इंक्रीज ही नहीं होगी, तो जब इफिशियंसी इंक्रीज नहीं होगी तो गवर्नमेंट उस सेक्टर को बंद ही कर देगी। BSNL का बंद होने का कारण कोई बहुत गवर्नमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। भाई BSNL चालू करती है, उसको अपना रेट कम रखना पड़ता, गवर्नमेंट सेक्टर है, उतना फायदा होता नहीं। इससे बढ़िया क्यों क्या करेगी? प्राइवेट प्लेयर्स को खेलने देगी, अपना टैक्स बढ़ोतरी रहेगी, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है यहाँ। उसके बाद से एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। एक्सपोर्ट सिर्फ क्या हो गया था? सर्वाइवल का एक मैटर हो चुका था कि अब क्या था कि अब हमको बस बाहर माल भेजना है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियस बात है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कंज्यूम करने के लिए तो थी ही ना। जनता तो हमारे पास बहुत पहले से ही थी, बट वो जनता क्या थी? डिसइंटीग्रेटेड थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन नहीं था तो बस दिक्कत हो रही थी। तो यहां से कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि ये तुम्हारा बेसिक एमिनिटीज है इन्वायरमेंट, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको क्या करना है? बेसिक किताब उठानी है, किताब उठाइए और उसको पढ़ना चालू करिए। कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दूध दही।